गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर एमई 303 जिस सब्जेक्ट में अपन स्टीम कंडेंसर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आज हम उसके अंदर कंडेंसर एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द कंडेंसर एफिशिएंसी? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल राइज इन द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर टू द मैक्सिमम पॉसिबल राइज। तो जैसा कि हमको पता है कि कंडेंसर के अंदर टरबाइन से निकलने वाली स्टीम आती है और वो स्टीम कूलिंग वाटर के कांटेक्ट में आकर के कंडेंस हो जाती है। मीन्स जो हमारे पास में अगर ये कंडेंसर है तो इसके अंदर कूलिंग वाटर आ रहा है जिसका कि टेम्परेचर कितना है Ti, और इसी के अंदर स्टीम आ रही है जो टरबाइन से निकल रही है एग्जॉस्ट स्टीम जिसका टेम्परेचर कितना है Ts। तो जब ये स्टीम इस कूलिंग वाटर के कांटेक्ट में आएगी जिसका कि टेम्परेचर Ti है तो स्टीम क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी और इस कूलिंग वाटर का टेम्परेचर और जो स्टीम है वो कूलिंग वाटर को क्या कर देगी? हीट दे देगी और खुद क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी। इस वजह से जो कूलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। तो Ti इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। Ti इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर एंड TO इज द exit temperature of cooling water. Clear? So Ti is the inlet temperature of cooling water and TO is the exit temperature of cooling water. And TO जो क्या है वो ज़्यादा है Ti से, क्योंकि उसने हीट क्या ले लिया? स्टीम से ले लिया और स्टीम जो है वो क्या हो गई? कंडेंस हो गई है। तो हम कंडेंसर एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कंडेंसर एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल राइज इन द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर का एक्चुअल के अंदर राइज कितना हुआ टेम्परेचर? TO माइनस Ti, आउटलेट टेम्परेचर माइनस इनलेट टेम्परेचर, TO माइनस का Ti। तो ये इसका एक्चुअल राइज इन टेम्परेचर हो गया कूलिंग वाटर का टू द मैक्सिमम पॉसिबल राइज। मैक्सिमम पॉसिबल राइज कितना हो सकता है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल राइज कितना हो सकता है? तो जो मैक्सिमम पॉसिबल राइज कितना हो सकता है कि इसका जो आउटलेट टेम्परेचर किसके बराबर हो जाए? स्टीम के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो ये इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल राइज हो सकता है। तो कंडेंसर एफिशिएंसी को हमने डिफाइन कर दिया किस तरह से कि टेम्परेचर राइज ऑफ द कूलिंग वाटर, टेम्परेचर राइज ऑफ द कूलिंग वाटर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल राइज को हमने क्या लिख दिया? सैचुरेटेड टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द कंडेंसर प्रेशर। सैचुरेटेड टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द कंडेंसर प्रेशर माइनस कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर। तो मैक्सिमम पॉसिबल राइज कितना हो सकता है? सैचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ स्टीम कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंडेंसर प्रेशर। तो कंडेंसर प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग इसका सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना हो सकता है? Ts माइनस का कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर दैट इज द Ti। क्लियर? तो कंडेंसर एफिशिएंसी को हमने जो सिंपली डिफाइन कर दिया है, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल राइज इन द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर टू द मैक्सिमम पॉसिबल राइज। तो एक्चुअल राइज इन द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर कितना हो जाएगा? TO माइनस Ti डिवाइडेड बाई मैक्सिमम पॉसिबल राइज कितना हो सकता है? Ts माइनस Ti। दैट इज द Ts क्या है? सैचुरेटेड टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंडेंसर प्रेशर और Ti क्या है? कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर। क्लियर? तो Ts इज द सैचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ स्टीम करस्पॉन्डिंग टू द एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर। तो कंडेंसर के अंदर जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ द स्टीम है वो कितना? Ts। तो मैक्सिमम इतना टेम्परेचर तक जा सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल राइज कितना हो जाएगा? Ts माइनस का Ti। इसको हम और अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो कंडेंसर एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं TO माइनस Ti, दिस इज द एक्चुअल राइज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई Ts माइनस Ti, मैक्सिमम पॉसिबल राइज। तो ये क्या हो गया? कंडेंसर एफिशिएंसी। तो इस तरह हम कंडेंसर एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वैक्यूम एफिशिएंसी। तो वैक्यूम एफिशिएंसी क्या होती है? दिस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वैक्यूम इन द कंडेंसर डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैक्यूम इन द कंडेंसर। तो एक्चुअल के अंदर कितना वैक्यूम है कंडेंसर के अंदर और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितना हो सकता है वैक्यूम इन द कंडेंसर के अंदर। तो इसको हमने NV से शो कर दिया। NV इज द वैक्यूम एफिशिएंसी। तो ये क्या हो गया? इक्वल टू एक्चुअल वैक्यूम डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल वैक्यूम मीन्स आइडल वैक्यूम। कितना आइडल वैक्यूम हो सकता है? तो एक्चुअल वैक्यूम बराबर क्या होता है? एक्चुअल वैक्यूम बराबर होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस
एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द कंडेंसर। तो एक्चुअल वैक्यूम बराबर क्या है? एक्चुअल वैक्यूम बराबर है बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस का एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द कंडेंसर। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर मैंने बता दिया कितना, पीबी माइनस एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द कंडेंसर मींस इस जो कंडेंसर होगा उसके अंदर स्टीम भी होगी, कुछ अमाउंट उसका एयर भी होगा आइडल केस के अंदर, सॉरी एक्चुअल केस के अंदर। तो पीएस प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर तो पी भी आ गया माइनस एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द कंडेंसर कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ स्टीम एंड प्रेशर ऑफ एयर, तो पीएस प्लस पीए। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल वैक्यूम आ गया हमारे पास में। अब हम कैलकुलेट करते हैं आइडल वैक्यूम को। तो आइडल वैक्यूम बराबर होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर दैट इज द पीबी माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ स्टीम, तो ओनली स्टीम का एब्सोल्यूट प्रेशर दैट इज द पीएस। तो हम मान के चलते हैं आइडल केस के अंदर स्टीम कंडेंसर के अंदर वैक्यूम है तो ओनली स्टीम ही आएगी, कोई एयर नहीं होगी। तो आइडल केस के अंदर जस्ट बैरोमेट्रिक प्रेशर में से माइनस कर दिया हमने एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ स्टीम, तो आइडल वैक्यूम कितना हो जाएगा, पीबी माइनस पीएस। तो इसलिए जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है जैसे कि हमने डिफाइन किया था, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बराबर एक्चुअल वैक्यूम डिवाइडेड बाय आइडल वैक्यूम। तो एक्चुअल वैक्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया पीबी माइनस पीएस प्लस पीए और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे इसको आइडल वैक्यूम से। तो आइडल वैक्यूम निकाल लिया पीबी माइनस पीएस, तो हमने लिख दिया एनवी बराबर पीबी माइनस पीएस प्लस पीए डिवाइडेड बाय पीबी माइनस पीएस। तो हमारे पास में क्या आ गई, आइडल, हमारे पास में क्या आ गई, ये वैक्यूम एफिशिएंसी आ गई। तो इस तरह से हमने कंडेंसर एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली, वैक्यूम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली। तो इस बेसिस पर हम काफी सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में हम अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द सोर्स ऑफ द एयर इन द कंडेंसर। कहाँ से जो एयर जो कंडेंसर में आ सकती है उसके क्या इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सोर्स ऑफ द एयर इन द कंडेंसर। तो ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से कि जो कंडेंसर के अंदर एयर क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। तो इसमें हमने पॉइंट वाइज इसके कुछ पॉइंट्स बनाए। फर्स्ट पॉइंट, द एयर डिजॉल्व इन द एग्जॉस्ट स्टीम इज लिबरेटेड एट लो प्रेशर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कहता है कि जो एयर डिजॉल्व इन द एग्जॉस्ट स्टीम, जो भी स्टीम आ रही है टरबाइन से, वो क्या हो गया, निकल जाए एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर के अंदर, जैसे हमको पता है कंडेंसर के अंदर लो प्रेशर होता है, वैक्यूम होता है, तो उस प्रेशर पे हो सकता है कि स्टीम के अंदर जो टरबाइन से स्टीम जो आ रही है उसमें से कुछ एयर हो और वो क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। द एयर डिजॉल्व इन एग्जॉस्ट स्टीम इज लिबरेटेड एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे हो जाए कि वो जो स्टीम आ रही थी टरबाइन से जिसके अंदर कुछ अमाउंट, मान लो अगर एयर है तो वो क्या हो सकती है, उसमें से बाहर निकल सकती है एट लो प्रेशर के ऊपर। दूसरा, एज द प्रेशर इन द कंडेंसर इज बिलो एटमॉस्फेरिक एयर टेंड्स टू लीक इनटू द थ्रू द जॉइंट। तो जैसा कि हमको पता है कंडेंसर के अंदर वैक्यूम होता है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम होता है, तो हो सकता है कि जॉइंट्स जो होते हैं कंडेंसर के, वहां से कहीं से एयर क्या हो जाए, अंदर एंटर कर जाए। तो यही हमने लिखा है कि एज द प्रेशर इन द कंडेंसर इज बिलो द एटमॉस्फेरिक एयर टेंड्स टू लीक इनटू द इट थ्रू द जॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज द लीकेज थ्रू वेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक रिलीफ वाल्व एंड अदर एसेसरीज। तो इसके अंदर जो रिलीफ वाल्व वगैरह लगे होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिलीफ वाल्व वगैरह लगे तो और भी अदर एसेसरीज होती है, तो हो सकता है कि उसके थ्रू भी क्या हो जाए, एयर क्या कर जाए, एंटर कर जाए। तो लीकेज थ्रू द वेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक रिलीफ वाल्व एंड अदर एसेसरीज। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन द जेट कंडेंसर एयर एंटर इन द इंजेक्शन वाटर। तो जेट कंडेंसर के अंदर क्या होता है, जो इंजेक्शन वाटर अपन एंटर करा रहे हैं कंडेंसर के अंदर, हो सकता है कि वहां से कहीं से उसके अंदर एयर क्या कर जाए, एंटर कर जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो कंडेंसर के अंदर एयर जो है वो कहाँ से एंटर कर सकती है। अब इसके बाद में बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एयर इन द कंडेंसर। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि लार्जर द एयर लीकेज ग्रेटर इज द कैपेसिटी ऑफ एयर पंप रिक्वायर्ड एंड ग्रेटर इन द करोजिव एक्शन। तो जितनी ज्यादा एयर होगी स्टीम कंडेंसर के अंदर, तो उतनी ज्यादा कैपेसिटी का हमको क्या करना पड़ेगा, एयर एक्सटेंशन पंप लगाना पड़ेगा और ग्रेटर इन द करोजिव एक्शन, और उस एयर की वजह से उतने ज्यादा क्या होगा, करोजिव एक्शन होगा। करोजिव एक्शन इज रफली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कंडेंसर। तो कंडेंसर के अंदर जितने ज्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट होगा उतने ज्यादा क्या होगा, करोजिव एक्शन होगा। क्लियर है ये बात। दूसरा, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर इन द कंडेंसर is that it reduces the rate of condensation of steam since the abstraction of heat by the water circulating through the tubes is then partly from steam and partly from the
एयर। तो जैसा कि पता है कि जो एयर होता है वो क्या होती है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। अगर इस कंडेंसर के अंदर स्टीम के साथ साथ एयर भी होगी तो जो स्टीम का जो कंडेंसेशन जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि एयर जो होती है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है, तो इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या कम होती है। तो अगर एयर स्टीम के अंदर मिक्स है तो स्टीम का जो कंडेंसेशन होगा वो प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। तो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर इन द कंडेंसर इज दैट इट रिड्यूस द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो स्टीम का कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हीट बाय द वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द ट्यूब इज देन पार्टली फ्रॉम द स्टीम एंड पार्टली फ्रॉम द एयर। क्योंकि दोनों से ही हमको हीट क्या करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्यू टू द लोअर कंडक्टिविटी ऑफ एयर द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एयर की कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो एयर का कंडेंसर में एयर किस तरह से आ सकती है, उसके सोर्सेज हमने देखे किस तरह से आ सकती है, और उसका इफेक्ट जो है वो किस तरह से पड़ सकता है, इसके बारे में हमने क्या किया, स्टडी किया। इस तरह से हमारा जो कंडेंसर जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को ये टॉपिक क्या होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।